क्या उनका एक भी क्वेश्चन नेट केगा, सारा का सारा नोट्स में कवर करा दूंगा मैं, ठीक है। तो जो मैं नोट्स लिखवा रहा हूँ लिखते रहिए, ठीक है। चलिए हेडिंग आप लोग डालिए सबसे पहले, फोर्स क्या होता है, ठीक है। फोर्स क्या होता है, बल क्या होता है, फोर्स क्या होता है, बल क्या होता है, बताइए इसको कैसे डिफाइंड करेंगे, कैसे इसको परिभाषित करेंगे फोर्स को। एफ बराबर एम होता है, कितनी बढ़िया चीज बोली, ठीक है। देखो मैंने आप लोगों को बोला कि जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है, इस बॉडी पे फ्रेंड्स मैंने कुछ ऐसे लगाया, इसको हम फोर्स बोलते हैं, यानी इसको पुल कर रहे हैं, इसको खींच रहे हैं, तो इसको आप लोगों ने फोर्स बोल दिया, ठीक है। आप मुझे बताइए अगर आप कुछ ऐसी चीज भी लगाते हैं, इस पे पुश लगाते हैं, धक्का लगाते हैं, तब भी क्या इसको फोर्स बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। तो फोर्स क्या है फ्रेंड्स, फोर्स क्या है, किसी बॉडी पे या तो पुश है, ठीक है, ये आपका पुल है, ठीक है। किसी भी बॉडी पर पुश या पुल जिसकी वजह से, ठीक है, डेट कॉजेज है ना, जिसकी वजह से उसकी स्थिति में परिवर्तन होने की कोशिश कर रही है ये, ठीक है। बल क्या है, ये किसी भी बॉडी पे लगाया गया पुश या पुल है जो उसकी स्थिति में परिवर्तन करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो पुश यानी धक्का और पुल यानी खींचना। अब इनकी वजह से क्या हो रही है, बॉडी इज ट्राइंग टू बॉडी बॉडी इज ट्राइंग टू चेंज इट्स स्टेट, ठीक है। इसके कारण वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन की कोशिश कर रही है। अब बात करते हैं कि जो फोर्स होगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है। जैसे अगर कोई बॉडी है, मैं आपसे बोलूं कि 10 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, 5 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, ठीक है। इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है बताइए, नेट फोर्स कितना लग रहा है, 5 न्यूटन लग रहा है। जैसे मैं अगर आप लोगों को बोलूं कि बॉडी मूव कब करेगी, पहला केस है कि किसी बॉडी पे 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, अभी करेगी, या फिर अगर 2 न्यूटन का इधर लग रहा है और 2 न्यूटन का इधर लग रहा है, कौन से केस में, केस नंबर 1 पे बॉडी मूव करेगी, केस नंबर 2 पे। तो फ्रेंड्स केस नंबर 2 पे तो नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि इस पे जो नेट फोर्स है वो जीरो है, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि, तो इसको प्लस लोगे तो इसको माइनस लोगे, नेट फोर्स जीरो है और इस पे नेट फोर्स 2 न्यूटन है। यानी आप लोग कह सकते हो कि फोर्स एक क्या है फ्रेंड्स, वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, ठीक है। अगर बात करें इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, तो इसकी ऐसा यूनिट होती है न्यूटन, क्या होती है, न्यूटन। और अगर आपसे पूछे कि सीजीएस यूनिट क्या होती है, सीजीएस यूनिट क्या होती है दोस्त, इसमें लेंथ को सेंटीमीटर में नापते हैं, द्रव्यमान को ग्राम में नापते हैं, समय को सेकंड में नापते हैं। तो सीजीएस यूनिट अगर पूछे कोई फोर्स की तो आप लोग बताएंगे क्या होती है, डाइन होती है। और एक चीज और याद रखेंगे कि 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होता है, ठीक है। 1 न्यूटन में 10 से ग्लास दुकान 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन होता है, ठीक है। ये याद रह जाएगा आप लोगों को, कैसे होता है ये भी थोड़ी देर में आप लोगों को बताता हूं, ठीक है। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा प्यारे दोस्त, चलिए आगे नोट कर लिया आप लोगों ने सभी ने, जो भी मैं बता रहा हूं आप लोगों को नोट करना है, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है। आप लोग के लास्ट में इतना पॉसिबल नहीं होगा, पूरे वीडियो आप लोग देखिए, बस एक बार नोट्स लिख लीजिए, जिससे पूरी की पूरी फिजिक्स आपकी 25-30 पन्नों में आ जाए, मतलब जितने भी पन्ने होंगे वो लास्ट में आप लोग उसको कर लीजिए, है ना, रिवाइज कर लीजिए, बहुत इजी रहेगा। अरे दोस्त प्यारे हैं, पीडीएफ दे दोगे क्या, पीडीएफ तो हर क्लास में मिलती है फ्रेंड्स, जो भी मैं लिखता हूं ना वो सेव हो जाता है अपने आप क्या यार, आप पढ़े लिखे हो फिर भी आप ऐसी बात करते हो, जब क्लास खत्म होती है तो उसके आगे पीडीएफ का सिंबल बना होगा, उसमें आपको क्लिक करना है, एक ऑप्शन आएगा विद अनोटेशन, एक आएगा विदाउट अनोटेशन, तो आपको विद अनोटेशन करना है, तो जो भी मैं लिख रहा हूं आप लोगों को सब वो मिल जाएगा, समझ लो बात को, समझ लो बात को। चलिए आगे चलते हैं, देख लो। और जो जिंदगी में कहते हैं पीडीएफ पीडीएफ कभी क्या करेंगे वो, चलो आगे छोड़ो छोड़ो। नेक्स्ट डालो लॉज ऑफ मोशन, गति के नियम, लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन यानी गति के नियम, गति के नियम। तो बेसिकली ये न्यूटन की गति के नियम है ना, न्यूटन एक साइंटिस्ट है जिन्होंने लॉज ऑफ मोशन ये गति के नियम दिए। सबसे पहला नियम क्या है, सबसे पहले नियम की तरफ हम लोग समझते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ, हेडिंग आप लोग डालो न्यूटन फर्स्ट लॉ, यानी न्यूटन का प्रथम नियम, प्रथम नियम, प्रथम नियम, ठीक है। देखो और ध्यान रखेंगे दोस्त, इसको हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछ रखा है कि न्यूटन के कौन से नियम को, पहला दूसरा तीसरा कौन सा नियम को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। तो आप लोग ये याद रखेंगे किसको बोलते हैं, न्यूटन के प्रथम नियम को बोलते हैं, जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। अब बात समझते हैं फ्रेंड्स, जड़त्व होता क्या है, ठीक है। जड़त्व होता क्या है या इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया फ्रेंड्स, ये अगर मैं बात करूं बेसिक देसी भाषा में तो उसको बोलते हैं ढीठपन, ढीठपन, ढीठपन यानी कोई होता है ना बिल्कुल निकम्मा, उसको कितना भी बोल लो कि भाई पढ़ ले या फिर ये काम कर ले, वो कुछ नहीं करता है ना, निकम्मा होता है ना बिल्कुल जिद्दी। तो वही है, अगर मैं आपसे बात करूं कि कोई वस्तु है, ठीक है, आपके रोड पे कोई कार खड़ी है फ्रेंड्स, ये भी रेस्ट में है, ये मोशन में है, रेस्ट में है, विराम में है, ये चल क्यों नहीं पा रही है, जब तक आप इस पे फोर्स नहीं लगा रही है, एक ही जगह पर क्यों रखी है, क्योंकि इसमें ढीठपन है कि मैं नहीं हटूंगी। और इसी ढीठपन को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं, इसी ढीठपन को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बात बोला कि एक बॉल है, ठीक है, एक बॉल आपने रोल कराई, लुढ़काई, तो फ्रेंड्स आप लोग देखोगे थोड़ी देर बाद में रुक जाएगी, रुकेगी क्यों, क्योंकि फ्रेंड्स एयर का रेजिस्टेंस भी होगा, वायु का प्रतिरोध भी होगा, समझ लो बात को, और इसके बीच में घर्षण बल भी होगा, समझ लो बात को, फ्रिक्शन फोर्स भी होगा। अगर इसके और इसके बीच में घर्षण बल नहीं होता, ना ही कुछ वायु का प्रतिरोध होता, तो फ्रेंड्स ये कभी रुक पाती क्या, ये जिंदगी भर लुढ़कती रहती ना, जिंदगी भर लुढ़कती रहती, बताओ। यानी अगर कोई वस्तु मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, अगर कोई वस्तु मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। ये क्या कहलाता है, ये इसका ढीठपन कहलाता है। क्या ये अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रहा है कि नहीं कर रहा, कब करेगा, जब हम लोग फोर्स लगाएंगे। तो कोई भी वस्तु अपनी स्थिति में रहने की कोशिश करती है जब तक, अनटिल और अनलेस, जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगा जाए, और इस गुणधर्म को, इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं, उसका जड़त्व बोलते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन मैंने ऐसे पूछा आपसे कि आप कैसे पता लगाओगे कि इनर्शिया किसका ज्यादा होता है, इनर्शिया किसका ज्यादा है। तो फ्रेंड्स क्या मैं बोल सकता हूं कि जिसका द्रव्यमान ज्यादा है, किसी बॉडी का, जिस बॉडी का मास ज्यादा है, द्रव्यमान ज्यादा है, उसका इनर्शिया भी ज्यादा है, क्या मैं बोल सकता हूं, क्या बताओ, बात सही भी है। यानी अगर कोई वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा है तो फ्रेंड्स उसकी स्थिति में परिवर्तन करने के लिए आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब उसके ज्यादा चाटे देने पड़ेंगे। अगर कोई निकम्मा है तो, कोई निकम्मा ऐसा होता है कि एक चाटे में मान जाता है, कोई नहीं मानता है, उसको 2-3 लगाने पड़ते हैं, तो उसके 2-3 लगाने पड़ेंगे, फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेंगे, यानी उसका इनर्शिया ज्यादा है, बात समझ लो क्या, ठीक है।
तो देखो बात क्या करते हैं, इसका स्टेटमेंट लिखते हैं, इसका कथन लिखते हैं। पहला जो फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट क्या है, उसका कथन क्या है, उसका स्टेटमेंट यानी उसका कथन क्या है, ठीक है। तो लिखिए, मैं लिखता हूं, इसको मिटाते हैं। अ बॉडी, लिखिए साथ में, पहले मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, फिर मैं हिंदी में लिख दूंगा, ठीक है। अ बॉडी will try to be remain in motion or in rest until or unless there is no external force। कि कोई भी वस्तु, ठीक है, कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहना पसंद करेगी, कोई वस्तु विराम या गति में रहना ही पसंद करेगी, या गति में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगे। और अगर आप उसकी स्थिति में परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हो, मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आप उसकी स्थिति में परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हो तो ये इसका क्या करेगी, विरोध करेगी। इसका क्या करेगी, विरोध करेगी। जैसे बात को समझो, आप मुझे बताओ, आप बस में हो, ठीक है, आप बस में हो, बस वाले ने, आप बस में खड़े हो लो, बस वाले ने एकदम से ब्रेक लगाया, आप कहां गिरोगे, आगे गिरोगे, पीछे की ओर झुकोगे, आगे की ओर झुकोगे, बताओ। आगे क्यों भाई, आगे आगे क्यों? देखो फ्रेंड्स, पहले क्या थी, आपकी बस खड़ी थी, बस खड़ी थी, ठीक है, बस खड़ी थी, पहले बस खड़ी थी। तो फ्रेंड्स आपकी बॉडी का जो नीचे वाला पार्ट है फ्रेंड्स, किसके कांटेक्ट में था, बस के कांटेक्ट में था क्या, बस के कांटेक्ट में था क्या? तो ये क्या था फ्रेंड्स, आपका रेस्ट में था, ठीक है। अब क्या होगा फ्रेंड्स, जरा मुझे बताइए, आगे गिरोगे पीछे गिरोगे, बताओ, फिर बोल रहा हूं मैं। आगे पीछे, आगे पीछे, एक इमेज दिखाता हूं, रुको। देखो एक इमेज बता दो, रुको। चलो इसमें नहीं, मैं ऐसे बताता हूं, देखो देखो। अब देखो फ्रेंड्स, ये आपका बॉडी क्या थी, इसकी कांटेक्ट में थी, रेस्ट में थी, ठीक है। अब एकदम से अगर लगा दिया, एकदम से लगा दिया, तो फ्रेंड जो ये वाला जो पार्ट है ना बॉडी का, जो बॉडी का ये वाला पार्ट है, वो बस के साथ में कांटेक्ट में रहेगा। यानी ये तो क्या जाएगा, आपका ये वाला पार्ट तो बस के साथ, आपकी बॉडी का जैसे पैर आपके किसके साथ में, बस के साथ में। अब फ्रेंड जो ऊपर वाला पार्ट है, ये क्या कोशिश करेगा, क्या कोशिश करेगा, अपनी स्टेट में रहने को। तो ये वाला आगे हो जाएगा, पीछे की ओर झुक जाओगे, एकदम चलोगे तो ये आपका पीछे की ओर झुक जाओगे, ठीक है, पीछे की ओर, ठीक है। जब बस एकदम से आगे होगी तो पीछे की ओर आप लोग झुकोगे। बात करते हैं दूसरी चीज की। जैसे मान लो ये बस है, बस चल रही है, बस चल रही है, अगर आपने एकदम से ब्रेक लगा दिया तो क्या होगा, अगर आपने ये तो क्या एकदम से चलना, बस का चलना, और ये बस का एकदम से रुकना, बस का एकदम से रुकना, बस का एकदम से रुकना, ठीक है। इसमें क्या होगा, तो ध्यान से देखो। अब देखो आपकी बस चल रही है, तो ये आपका जो नीचे वाला पार्ट है, ये भी किसमें, मोशन में है। अब एकदम से बस में ब्रेक लगाया तो फ्रेंड्स ये तो आपका रुक गया, लेकिन पूरी बॉडी क्या चाहेगी, लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो कर रही है, जड़त्व के कारण उसी स्थिति में रहने की कोशिश करेगी, तो ये आगे चल जाता है आपका। क्लियर है क्या, मतलब ये आपका रुक जाएगा, ठीक है, ये आपका रुक जाएगा, आपकी बॉडी आगे चल जाएगी, आप आगे की ओर रुक जाओगे, आप आगे की ओर रुक जाओगे, ठीक है, आप आगे की ओर, आगे की ओर। समझ गए, समझ गए, चलिए आगे, चलो। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, न्यूटन का सेकंड लॉ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ, कुछ लोग तो बोलते हैं, मेरे हिसाब से ये जो वर्ड है ना, वो कंट्रोल वी करके रखते हैं। और जैसे कुछ जो कंट्रोल वी, जैसे अपन गोली चलाते हैं ना, कंट्रोल वी, रिपीट रिपीट, अरे क्या है इसमें रिपीट करने का, बचपन से पढ़ रहे हो, अगर अभी भी समझा तो छठी क्लास के बच्चों के साथ बैठो, ठीक है। नेक्स्ट डालो न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है, सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, यानी द्वितीय नियम। द्वितीय नियम क्या बोलता है, आप मुझे एक चीज बताओ, जैसे अगर कोई 4 किलोग्राम की कोई बॉल है, ये 2 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है, ठीक है। इसका संवेग कितना है, इसका मोमेंटम कितना है, जरा बताइए। इसका इनिशियल मोमेंटम कितना है, इनिशियल मोमेंटम मतलब पहले पहले इसका संवेग कितना है, तो द्रव्यमान इनटू वेग होता है, 8 हो जाएगा, ठीक है। अगर फ्रेंड्स आपने इस पे फोर्स लगा दिया, आपने इस पे फोर्स लगा दिया, इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, बताओ। तो फ्रेंड्स मान लो 4 से, जो 2 से बढ़कर कितनी हो गई, 4 मीटर पर सेकंड हो गई। अब इसका संवेग बताओ, अब इसका संवेग बताओ, अब इसका संवेग 16 हो गया। तो फ्रेंड्स आपका सेकंड लॉ क्या बोलता है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, एक बॉल थी 4 किलोग्राम की, मान लो इसका वेग ये था, आपने फोर्स लगाया, और मान लो किसी 2 सेकंड में, मान लो 2 सेकंड में इसका वेग 2 से 4 मीटर पर सेकंड हो गया, तो कुछ संवेग परिवर्तन हुआ ही नहीं हुआ, 2 सेकंड में संवेग में कुछ परिवर्तन हुआ ही नहीं हुआ, 8 से 16 हो गया। तो फ्रेंड्स सेकंड लॉ क्या बोलता है कि किसी भी बॉडी में संवेग परिवर्तन की जो दर होती है, वो उस पे लगाए गए बल के बराबर होती है। आई रिपीट, किसी भी वस्तु में संवेग परिवर्तन की जो दर होती है, वो उस पे लगाए गए बल के बराबर होती है, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। इसको लिख लीजिए, मैं लिख देता हूं, किसी वस्तु पर, ठीक है, किसी वस्तु पर, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बाह्य बल के बराबर होती है। हिंदी में लिख देता हूँ, इंग्लिश में सॉरी। रेट ऑफ चेंज इन रेट ऑफ चेंज इन रेट ऑफ चेंज इन बॉडी, सॉरी, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी
सिस्टम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। आप में से कितने हिंदी के कितने इंग्लिश के है? अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। एक पोल करा रहा हूं, रुको, एक पोल करा रहा हूं ना, एक पोल करा रहा हूं, रुको। देखो, ए वाले करना इंग्लिश, बी वाले करना हिंदी, ठीक है? और जिनको नौकरी नहीं लेनी, जिनका सिलेक्शन नहीं होगा, जो बोल रहे हैं कि भगवान मेरा सिलेक्शन मत करना, वो टिक करना सी और डी, ठीक है? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं क्योंकि मैं बताऊं क्यों बोलूंगी, अभी मैं आपको बताऊंगा। चलो बताओ कितने परसेंट बच्चे इंग्लिश वाले ए पे करें, हिंदी वाले बी पे करें, और सी डी वो करना भगवान मेरा सिलेक्शन नहीं होना चाहिए किसी हालत में, ठीक है? अब मैंने बताऊं क्यों बोला है। मैं तो नहीं चाहता किसी का भी सिलेक्शन नहीं हो, हम तो चाहते हैं सबके हो, क्योंकि कोई जने मजे लेने के सी पे क्लिक कर देता है, कोई डी पे। अब भी क्लिक कर रहे हैं तो भैया देख लो, इसलिए मैं बोला। अरे मैंने एक बार पोल करवाया कि हिंदी वाले कितने, इंग्लिश वाले कितने हैं, तो भाई ए पे आ रहा 10%, बी पे आ रहा 14%, भैया सी और डी पे आ रहा 30-30%, 35-35%, इसलिए मैंने थोड़ा मैं भी तो स्मार्ट बनूं, ठीक है? चलो अभी कैसा है बात को समझो। जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स, कोई एम द्रव्यमान की कोई बॉडी थी, इसको रटने की जरूरत नहीं है, समझो बात को। इसका वेग क्या था, यू था। आपने फोर्स लगाया और टी समय अंतराल में इसका वेग कितना हो गया, इसका वेग कितना हो गया, मान लो यू से वी हो गया। तो क्या आपका न्यूटन का सेकंड लॉ ये बोलता है कि किसी बॉडी पे जो लगाया गया फोर्स होता है वो उसके संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है? यानी कितना संवेग में परिवर्तन हुआ, डेल्टा पी, यानी संवेग में कितना परिवर्तन हुआ कितने समय अंतराल में। क्या मैं बोल सकता हूं क्या इस संवेग में कितना परिवर्तन हुआ कितने समय अंतराल में? ठीक है, तो संवेग में कितना परिवर्तन हुआ, अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, फाइनल मोमेंटम कितना, अंतिम समय कितना, एम इंटू वी। इनिशियल कितना था, प्रारंभिक वेग कितना था, एम इंटू यू। कितने समय अंतराल में हुआ प्यारे दोस्त, टी समय में हुआ ना, टी समय में हुआ। सर हम किसी डायरेक्शन में चल रहे हैं मोशन से, बाद में करेंगे, सुन लीजिए, ठीक है? इधर ध्यान दीजिए। तो एफ बराबर एम आप लोग लीजिए कॉमन, इसको क्या आप लोग लिख सकते हो क्या, वी माइनस यू बाई टी। आप मुझे बताइए वेग में परिवर्तन बटे समय ये क्या होता है, एम वी माइनस यू का तो वेग में परिवर्तन तो है, यू से वी हो गया, यानी कितना परिवर्तन हुआ इतने समय में। प्यारे दोस्त इसी को तो हम लोग त्वरण बोलते हैं कि वेग में परिवर्तन बटे समय। तो ये एफ बराबर एम ए ऐसे आता है, ये आपको कोई नहीं बताता, मैं बता रहा हूं आपको, एफ बराबर एम ए ऐसे आता है, ठीक है? तो जो न्यूटन का सेकंड लॉ होता है एफ बराबर एम ए, ये ऐसे आता है। कहां से आता है, मेन ये है स्टेटमेंट कि जो लगाया गया फोर्स होता है उसमें संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। चलिए आगे, आगे चले, नेक्स्ट चलते हैं न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है? क्या समझ नहीं आया आपको पवन कुमार जी, क्या समझ नहीं आया बताओ? अरे इसमें भी कुछ समझ यार, आपका एनटीपीसी एग्जाम आने वाला है, 3-4 बार आपने शिप्रा मैम से फिजिक्स पढ़ ली, इतना पढ़ लिया आपने, अब भी अगर रिपीट करोगे तो क्या सिलेक्शन, आप क्या सिलेक्शन के कगार पे खड़े हो, क्या मुझे बताओ? आप ऐसे करते हो, बच्चों जैसे करते हो आप। सारी चीजें सिंपल है दोस्त, प्यारे दोस्त, ठीक है? नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डालो। देखो, अब मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं कि पहले न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ते हैं, फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा, देखते हैं कितने जने उस क्वेश्चन को सही जवाब देंगे। हेडिंग डालो पहले थर्ड लॉ न्यूटन थर्ड लॉ, यानी तृतीय नियम। और इसको हम लोग एक्शन रिएक्शन लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्शन रिएक्शन लॉ भी बोलते हैं, यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी बोलते हैं। एक्शन रिएक्शन लॉ भी बोलते हैं, यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी बोलते हैं। फ्रेंड्स ये नियम क्या बोलता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यहां पर एक्शन का क्या मतलब है, पहले लिखो, स्टेटमेंट लिखो, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है? इसका मतलब क्या, बात को समझो। यहां पर फ्रेंड्स एक्शन का मतलब क्या है, वो अक्षय कुमार वाला तो है नहीं, नहीं रजनीकांत वाला। यहां पर एक्शन का मतलब क्या है, यहां पर एक्शन का मतलब है बल यानी फोर्स। यानी जब भी आप फोर्स लगाओगे आपको अपोजिट में एक रिएक्शन मिलेगा, एक प्रतिक्रिया मिलेगी। जैसे आप मुझे बताओ, अगर आप लोगों को कोई चीज फील करनी है तो आपके घर में बॉल तो होगी, एक आप बॉल पे बहुत मारो, चाटा मारो बॉल के, है ना, कि तेरा पेंट अच्छा नहीं, मारो, तो क्या आपके हाथ में दर्द होगा, नहीं होगा? एक काम करो, थोड़ा और ज्यादा मारो, क्या और दर्द होगा, क्या और मारो, और दर्द होगा क्या? तो यही आपकी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम ये बोल रहा है प्यारे दोस्त कि जैसे मान लीजिए कोई वॉल है ना, ये कोई वॉल है ना, आपने देखे होंगे, आप कभी किसी कैफे में गए होंगे, रेस्टोरेंट में गए होंगे, शादी में गए होंगे, फोटो खिंचवाने का शौक तो सबको ऐसे हैं, दीवार के सारे। तो आप, ये आपकी दीवार है, प्यारी सी दीवार थी, ठीक है? आप इसके सारे फोटो खिंचा लो, ठीक है? आप इसके सारे फोटो खिंचा लो, ये आपका शोल्डर है, ये आपका शोल्डर मान लो, शोल्डर टच हो रहा है, ऐसे ऐसे खिंचा लो। अब फ्रेंड्स आपका जो शोल्डर है उसने फ्रेंड्स कुछ फोर्स लगाया होगा, वॉल पे नहीं लगाया होगा, लगाया होगा। तो फ्रेंड्स इतना ही फोर्स जो वॉल है वो आपके ऊपर लगा रही है, समझ रहे हो क्या? जितना फोर्स आपका शोल्डर इस वॉल पे लगा रहा है उतना ही फोर्स ये वॉल आपके शोल्डर पे लगा रही है। या मैं आपसे बात करूं कि जैसे मान लो ये आपका क्या है, कोई सरफेस है, कोई जमीन है, इस पे कोई बॉल रखी है, तो फ्रेंड्स ये बॉल क्या कुछ फोर्स लगा रही है, लगा रही, इस पे एमजी फोर्स लगा रही है, लगा रही, बताओ नीचे की तरफ, तो उतना ही फोर्स ये जो जमीन है इस पे लगाई, यही क्या होता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। समझ गए क्या? तो यहाँ पर एक्शन से मतलब क्या है, यहाँ पर एक्शन से मतलब है फोर्स का, कि एवरी एक्शन है। देखो हमेशा फोर्स है ना, हमेशा फोर्स, क्या मैं बोल सकता हूँ जोड़े में ही आएगा, बताओ बताओ? और फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा, इसका जवाब देना। क्योंकि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, क्या मैं बोल सकता हूँ कि फोर्स ऑलवेज अकर्स इन पेयर, बल हमेशा युग्म में आते हैं, बताओ? मैं एक बार ये पॉइंट लिख देता हूं और इस चीज को मैं गलत भी प्रूफ करके बताऊंगा और आपको इसको सही प्रूफ करना। ऑलवेज फोर्स ऑलवेज अकर्स इन पेयर, हमेशा जोड़े में आते हैं, युग्म में आते हैं, बल हमेशा युग्म में आते हैं, बल सदैव युग्म में आते हैं, बल सदैव युग्म में आते हैं। इसको समझिए फ्रेंड्स। जैसे देखो, मुझे एक चीज बताओ, कोई एक एम द्रव्यमान की बॉडी है, इस पे क्या गुरुत्वाकर्षण बल लगता है कि नीचे, एमजी बताओ, लगता है क्या? तो यहाँ तो मेरे को तो एक ही फोर्स लग रहा है, आपको दो कहां से दिख रहा है? मेरे को तो यार एक ही लग रहा है, कहीं दिख रहा है कि दूसरा? बताओ कहां दिख रहा है आपको? मेरे को नहीं दिख रहा। अरे ये आपकी, मैंने पेन को छोड़ा ही, नीचे आ रहा है, इस पे कोई फोर्स लग रहा है ना ये। अरे कोई बॉल छोड़ी आपने, कोई पेन छोड़ा, नीचे आ रहा है, इस पे नीचे बल लगा है, तो एक ही बल लग रहा है।
समझो बात को, इसको फील करो। क्या करो? इसको फील करो। देखो, जब हम लोग गुरुत्वाकर्षण वाला पार्ट पढ़ेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे, तो आप लोग देखेंगे कोई भी दो मासेज होता है ना, मान लो एक m1 द्रव्यमान है, एक m2 द्रव्यमान है, और इनके बीच की दूरी r है, तो फ्रेंड्स कोई भी दो द्रव्यमान आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं, ठीक है? और इनके बीच में लगने वाला जो आकर्षण बल होता है, उसका मान होता है Gm1 m2 अपॉन r²। बताओ, समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो? समझ रहे हो? अब प्यारे दोस्त, इसको ये नीचे आ रहा है, यानी इसको कोई आकर्षित तो कर रहा है। तो इसको जो आकर्षित करता है फ्रेंड्स, वो क्या करती है? अर्थ करती है। क्या करती है? अर्थ करती है। तो मान लो अर्थ का द्रव्यमान क्या है? m है। तो फ्रेंड्स, ये आपका जिस फोर्स से अर्थ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, उतने ही फोर्स से ये द्रव्यमान अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन अर्थ का पृथ्वी का द्रव्यमान इतना ज्यादा होता है कि ये तो मूव नहीं करती, और ये आपका मूव कर रहा है। तो आप लोग देख पा रहे हो फ्रेंड्स, जोड़ा बन रहा है नहीं बन रहा? समझ गए प्यारे दोस्त? तो इसलिए मैंने आपको लिखा, फोर्स ऑलवेज अकर्स इन पेयर, बल सदैव युग्म में आते हैं। ये आपका थर्ड लॉ है। अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है? और अगर सेम मास होता तो, सेम मास होता तो क्या हम लोग जब गुरुत्वाकर्षण चैप्टर पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे? टेंशन क्यों लेते हो आप? ये जी, कैपिटल जी की वैल्यू कहां से आ गई यहाँ पर? आपकी यही तो गलती है ना, आपके सीक्वेंस में नहीं चलते हैं। उड़ी बाबा बनते रहते हो, बीच में उड़ी बाबा बन जाओगे आप। ठीक है? एक तो होता है आपकी बार रेलवे पार, और एक होता है आपकी बार सही में रेलवे पार, रेलवे तो यही रह गया, आप ऐसे पार कर गए। ठीक है? तो आपको ऐसे जाना है, इसमें से रेलवे नौकरी लेके ऐसे पार नहीं करना इसको, तो वैसे पार हो जाओगे। पहले उड़ी बाबा उड़ी बाबा वही वाला सीन चल रहा है आपके साथ में, कुछ लोगों के साथ। ठीक है? तो रेलवे पार कैसे करना है? ऐसे करना है या ऐसे करना है? बिल्कुल सीक्वेंस से, नौकरी लेते हुए। चलो आगे। अब मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछा फ्रेंड्स, देखो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहिए, अगर कोई वस्तु विराम में है तो वो विराम में ही रहना चाहिए, अगर कोई बॉडी मोशन में है यानी गति में है तो वो गति में ही रहना चाहिए। किसके कारण? इनर्शिया के कारण। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई बॉडी विराम में है तो विराम में रहना चाहिए, गति में है तो गति में ही रहना चाहिए, जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगे। ठीक है? न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके संवेग के परिवर्तन की दर के बराबर होती है। ये बात भी सही है फ्रेंड्स। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी सभी क्रिया की विपरीत एवं समान प्रतिक्रिया। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि न्यूटन का कौन सा नियम है जो फोर्स को डिफाइन करता है, फोर्स को परिभाषित करता है? बताओ। मैं आपसे पूछ रहा हूं, पोल भी करवाऊंगा, प्लीज एक बार सुनिए। न्यूटन का कौन सा नियम है जो बल को परिभाषित करता है, फोर्स को डिफाइन करता है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। ए का मतलब है फर्स्ट लॉ, बी का मतलब है सेकंड लॉ, सी का मतलब है थर्ड लॉ, और डी का मतलब है कि नन ऑफ दीज। ठीक है? या सभी, है ना? ऑल ऑफ दीज, सॉरी, ऑल ऑफ दीज, यानी ये सभी। पोल स्टार्ट कर रहा हूं, जवाब आप लोग देंगे। ठीक है? बताएं। यानी आप में से 80% लोग गलत आंसर जानते हैं। ठीक है? गलत आंसर जानते हैं फ्रेंड। जो राइट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट लॉ। ठीक है? वो होगा फर्स्ट लॉ। समझाऊं कैसे? समझाऊं कैसे? समझाऊं? समझो। मैंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, आपने ध्यान से सुना नहीं। मैंने आपसे पूछा कि न्यूटन का कौन सा लॉ है जो फोर्स को डिफाइन करता है, परिभाषित करता है। ठीक है? देखो, अब देखो, जैसे मान लो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहिए, बताओ। और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहिए, जब तक उसमें कोई फोर्स नहीं लगे। यानी फोर्स एक ऐसी चीज है जो किसी बॉडी पे लग जाए तो रेस्ट को मोशन में ला सकती है। अगर कोई वस्तु विराम में फोर्स लगाए तो उसको मोशन में ला सकती है, और अगर कोई मोशन है तो फोर्स लगा के रोक भी सकते हो। तो यानी फोर्स एक ऐसी चीज है जो किसी बॉडी पे लग जाए तो उसको रेस्ट से मोशन में ला सकती है, और मोशन से रेस्ट में ला सकती है। तो मैंने यही तो बोला, फोर्स को डिफाइन किसने किया, परिभाषित तो फर्स्ट लॉ ने करा कि ये एक ऐसी चीज है जब तक नहीं लगेगी बॉडी रेस्ट की रेस्ट में रहेगी, और लग जाएगी तो अपनी स्थिति चेंज मिलेगी। अब आप बोलोगे सर ये फिर न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है, बराबर है में? प्यारे दोस्त, ये क्या करता है, उस पर लगने वाले बल का परिमाण बताता है, मैग्नीट्यूड बता रहा है, ये कितना लग रहा है। ये नहीं बता रहा फोर्स होता क्या है। इसने ये बताया कि जो लगाया गया बल होता है वो संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है, यानी उसने मैग्नीट्यूड बताया, उसका मान बताया है। ठीक है? F बराबर m ने क्या बताया, मान बताया, मैग्नीट्यूड बताया, लेकिन इसको परिभाषित किसने किया, फर्स्ट लॉ ने करा। आज के बाद ध्यान रखोगे ना प्यारे दोस्त? बताओ, बताओ, आज के बाद गलती नहीं होगी ना? ठीक है? तो कई बार आता है कि सर F बराबर m में भी तो आ रहा है ये, लेकिन फ्रेंड्स वो मैग्नीट्यूड बताया। ओके? डिफाइन किसने किया, फर्स्ट लॉ ने किया। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, बहुत कंफ्यूजिंग होता है, और बहुत से टीचर तक चैलेंज करते हैं कि नहीं सेकंड होना चाहिए, भाई फर्स्ट है। ठीक है? ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं कल। टाइम वेस्ट मत करिए, जो बाकी का टाइम है मैथ्स, रीजनिंग, जो भी आप लोगों को पढ़ना है, जनरल साइंस अपना पढ़िए, कीप रिवाइज, है ना? रिवीजन इज द बेस्ट सक्सेस। ठीक है? सॉरी, रिवीजन इज द बेस्ट की फॉर द सक्सेस। अगर आप लोग रिवीजन नहीं करोगे, सारी चीजें बेकार रहेगी, आप लोगों ने कितना भी पढ़ा सब बेकार है। बस रिवीजन पे ज्यादा एम्फेसाइज करो, लास्ट टाइम पे टेस्ट दो, गलतियां निकालो, रिवीजन पे जितना ज्यादा नया मत पढ़ो, रिवीजन पे करो, ज्यादा से ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करिए, बिकॉज जब जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप लोग क्या करोगे फ्रेंड्स, गलतियां बताओगे। लीनियर मोमेंटम संवेग बराबर सभी, उसी तो लीनियर मोमेंटम बोलते हैं, रेखीय संवेग, एक रेखा में। ठीक है? चलिए मिलते हैं कल, बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। क्रिसमस तो शायद चला गया।